जनवरी 2017 की ये बात है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक नाम बुलाया जाता है, आवाज़ लगाई जाती है। नाम था महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर। दरअसल उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए राष्ट्रपति को सम्मानित करना था। राष्ट्रपति होते हैं प्रणब मुखर्जी और उनको मेडल देकर सम्मानित करते हैं। बड़ी वाहवाही होती है। अभी 5 दिन ही बीते थे कि 5 दिन के बाद उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है कि इन्होंने एक कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद अपने ही घर के फ्रीज में उस लाश को पैक कर देते हैं। 22 महीने के बाद जब इस घटनाक्रम की गूंज चारों तरफ फैलती है, लोगों को जब इस सच के बारे में पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आखिरकार वो इतना भयानक कत्ल कैसे कर सकता है। आज कहानी उसी इंस्पेक्टर की है। आखिरकार उसने कत्ल क्यों किया था और किसका कत्ल किया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है कोल्हापुर। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है अश्वनी विद्रे। अश्वनी विद्रे पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी साल 2005 में। शादी होती है राजू गोरे नाम के एक लड़के से। जब शादी हो जाती है तो वो पति से मिलती है। पति से बातचीत होने के दौरान उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, तुम पढ़ना चाहती हो, आराम से मेहनत करो, मेरी भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए जो भी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पति ने जब उसका साथ दिया तो उसने लड़की ने मेहनत करना शुरू कर दिया और उसने MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की उसने तैयारी करनी शुरू की। और 2 साल के बाद, यानी कि शादी के 2 साल बाद, उसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसको सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट मिलता है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद, उसको साल 2007 में ही उसकी पहली पोस्टिंग होती है पुणे ज़िले के अंदर। और पुणे ज़िले में वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर रह रही थी। अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता था, यानी कि पति का भी ध्यान रखना होता था, और अपनी नौकरी भी बड़ी अच्छे से, बड़ी अच्छी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रही थी। 3 साल तक यहाँ पर पोस्टिंग रहती है और 3 साल के बाद इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाता है। ट्रांसफ़र होकर सीधा जाती हैं सांगली ज़िले में। और जब सांगली ज़िले में पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद वो अपनी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। इस बीच में बड़ी प्यारी सी बेटी और पति के साथ सांगली में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं। एक कमरा लेते हैं और वहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार बड़ी जिम्मेदारी मिला करती थी, इसलिए जिम्मेदारी मिलने के बाद थोड़ा सा अटक जाया करती थी, समझ नहीं आता। सीनियर के पास पहुँच जाया करती थी। सीनियर इंस्पेक्टर थे उसी थाने के अंदर जिस थाने में इनकी पोस्टिंग होती है। उनका नाम अभय कुरुंदकर होता है। उनके पास जाती हैं, उनसे मदद मांगते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है उस इंस्पेक्टर का, और वो लेडी इंस्पेक्टर की मदद कर दिया करते थे। जब मदद कर दिया करते थे तो थैंक यू बोलने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का ये काम है। इसी तरह से जब अच्छी अच्छी बातें शुरू में इन दोनों के बीच में होती थी, तो अच्छी अच्छी बातों की वजह से ही इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती ज़्यादा गहरी होने लगती है, इसलिए दोस्ती के बीच में ही प्यार भी हो जाता है, और प्यार भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन इन्हें मिलने मिलाने का कहीं मौका नहीं मिलता था। ये महिला ड्यूटी करती थी, ड्यूटी करने के बाद फिर अपने घर पर आ जाया करती थी। घर पर बेटी और पति इंतजार कर रहा था। उधर जो इंस्पेक्टर होता है उसकी भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चों का बाप होता है। दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी की हकीकत को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, और वक्त मिलता था तो कहीं जाकर ये मुलाकात भी करते थे। यानी कि इन दोनों के बीच में अब शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आने लगते हैं। साल 2013 आता है और साल 2013 आने के बाद इस महिला इंस्पेक्टर का, यानी कि अब सांगली से ट्रांसफ़र हो जाता है रत्नागिरी ज़िले के अंदर। अब जब रत्नागिरी ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते थे, परेशान होते थे। अब यहाँ से, यानी कि सांगली से रत्नागिरी की जो दूरी होती है लगभग 172 किलोमीटर दूर होता है। यदि कार से इस सफ़र को तय करते हैं तो लगभग इस सफ़र को तय करने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का लगभग वक्त लगता है। और इंस्पेक्टर को इस वक्त में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो सीधा सांगली से रत्नागिरी के लिए गाड़ी अपना लेके जाता था और जाकर मिलता था और बातचीत करता था। जब वक्त आगे बढ़ने लगता है, वक्त आगे बढ़ते बढ़ते इनका प्यार और ज़्यादा गहराने लगता है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और वो महिला इंस्पेक्टर दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता था तब मिल लिया करते थे। अक्टूबर 2014 का वो महीना था। एक दिन इस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति, जिसका नाम होता है राजू गोरे, उससे कहती है कि मैंने शादी कर ली है। यानी कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कागज़ हैं, आप इन्हें देख सकते हो, और मैं आपकी ज़िंदगी से अब दूर जाना चाहती हूँ। तुम बेटी को लेकर आराम से रहना और मैं कभी कभार इससे मिलने के लिए आ जाया करूँगी। यानी कि उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति को समझाने की कोशिश की। उसका पति चुपचाप रहता है, खामोश रहता है, कि उसे पता था, क्योंकि वो जान चुका था जिस तरह से उसकी बीवी उससे लगातार दूर जा रही थी और वो किसी और के यानी चक्कर में थी, कि इंस्पेक्टर के चक्कर में थी। तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से कहीं ना कहीं आभास हो चुका था। वो जान चुका था कि शायद मैं इसे रोकने की भी कोशिश करूँगा तो ये रुक नहीं पाएगी, इसलिए उसने उसको जाने दिया। जब वो महिला चली जाती है, अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी कभार आ जाया करती थी। इसी तरह से लगातार वक्त आगे बढ़ने लगता है। 4 महीने तक वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती रही, लेकिन 4 महीने जब बीत जाते हैं फरवरी 2015 में, उसके बाद फिर वो अपनी बेटी से कभी मिलने के लिए नहीं आई। नवी मुंबई में वो एक कमरा लेती है। कमरा लेने के बाद इस बीच में उसकी पोस्टिंग यहाँ से, यानी कि रत्नागिरी से भी अलग हो जाती है। वो मानव अधिकार आयोग में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पर रहने लगती है और एक कमरा ले लिया था। अब कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। अब इंस्पेक्टर वो उसके कमरे में आता था, रुकता था, एक दूसरे के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। ज़िंदगी के ये इनके सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। 11 अप्रैल 2016 को एक दिन ये अपने कमरे से निकलते हैं। गार्ड से कहती है कि गार्ड, मुझे दूध वाले से बोलना कि कई दिन तक वो दूध लेके बिल्कुल भी ना आए, मुझे ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना है। यहाँ से निकल जाती है। 15 अप्रैल 2016 को उसका भाई होता है, छोटा भाई, जिसका नाम आनंद होता है, जो किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है, उसको एक व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप करने के बाद कहती है कि
मैं किसी काम से यूपी जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे एक मामले की जांच पड़ताल करनी है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपने भाई को मैसेज देती है और मैसेज देने के बाद ये चली जाती है और उसके बाद लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद मई का प्रथम सप्ताह था, साल 2016 की ये बात है। पुलिस हेडक्वार्टर से कोल्हापुर इस लेडी इंस्पेक्टर के पिता के पास फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी कई दिनों से ड्यूटी पे नहीं आ रही है, क्या बात है, क्या तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई है कोल्हापुर में? तो उसके पिता कहते हैं ऐसा तो नहीं है, वो तो वहाँ ड्यूटी ही कर रही है, अभी बोल के गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में जा रही है किसी मामले की जांच करने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जांच नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसे ही उस लड़की के यानी कि इंस्पेक्टर के पिता ने ये बात सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे आनंद से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो बहन है वो काफ़ी दिन से गायब है, उसका कहीं पता ही नहीं है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? वो भाई छुट्टी लेकर सीधा मुंबई पहुंचता है। वहाँ आने के बाद अपनी बहन को तलाश करना शुरू कर देता है। जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में वो महिला थी, जहाँ जहाँ वो रहती थी, वहाँ उसका भाई आनंद लगातार जाता था, लेकिन कहीं से कोई सफलता उसे मिलती नहीं है। जब सफलता नहीं मिलती तो 14 जुलाई 2016 को कालम बोली एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज करा देता है। और दर्ज कराने के बाद पुलिस से लगातार कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसकी बहन मिल जाए तो अच्छा है। बहन मिल नहीं रही थी, इसलिए वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश करता रहता। ठीक 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद भी पता नहीं चलता। किसी तरकीब से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेता है। जो इसका पहला पति होता है वो भी मिलने का समय लेता है, और मिलने का समय लेने के बाद फिर मुख्यमंत्री इस मामले की जांच बड़ी अच्छे से कराते हैं, ईमानदारी से कराते हैं। और जब जांच का सिलसिला शुरू होता है तब जाकर पुलिस के सामने जो चौंकाने वाली बातें आती हैं वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात होती हैं। दरअसल पुलिस ने सबसे पहले इसके पति को ही उठाया, उससे बातचीत की, उससे कहा कि तुमने अपनी पत्नी को कहाँ छुपाया है, जगह बताओ। जब ये बात पति तक पहुंचती, पति कहता है कि मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे पूछो जिससे वो फोन पर बहुत सारी बातें करती थी, जिसके साथ वो रहने की बातें करती थी। मेरे पास से तो वो अक्टूबर 2014 से लापता हो गई है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे एक नाम आता है अभय कुरुंदकर, जो कि पुलिस का इंस्पेक्टर होता है, सीनियर इंस्पेक्टर, उससे पुलिस कैसे बात करे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था तो आखिरकार उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। वो कहता है कि हाँ, जिस दिन वो वहाँ से अपने ऑफिस से निकली थी, मानव अधिकार आयोग के ऑफिस से निकली थी, शाम 6:40 पर, वो भायंदर यानी कि उसका वहाँ पर एक कमरा होता है, वो वहाँ पर आती है। 11:40 पर हम एक होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वो अपने चली जाती है। इस लेडी इंस्पेक्टर का नंबर इसी बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उसका नंबर खुलता जरूर है, लेकिन फिर वो मिलती नहीं है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उस इंस्पेक्टर के नंबर की CDR जब निकलवाई जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिससे लगभग कई सालों से बहुत सारी बातें होती थी। जब उस व्यक्ति को पुलिस ने तलाश करने की कोशिश की तो उसका नाम निकल के आता है कुंदन भंडारी। दरअसल कुंदन भंडारी लगभग 20 साल से इसी इंस्पेक्टर का वो ड्राइवर होता है। उससे जब पूछा जाता है कि तुम उस दिन कहाँ थे, यानी कि दोनों की लोकेशन बिल्कुल ठीक ठाक थी, यानी कि भायंदर जिले में ही आ रही थी, भायंदर जगह में आ रही थी। तो जब इस कुंदन भंडारी से पूछा जाता तो वो कहता है कि मैं साहब के साथ उसमें होटल में ही रुका हुआ था, जिस होटल में इन्होंने खाना खाया था। अब पुलिस ने वहाँ जाकर जब क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चलता है कि वहाँ पर एक महिला जरूर आई थी, लेकिन ड्राइवर नहीं आया था, ना ही ड्राइवर रात को रुका था। तब पुलिस ने उस ड्राइवर से अपने तरीके से पूछताछ की। जब उससे सख्ती से पूछा तब उसने एक नाम लिया जिसका नाम होता है महेश फालिनकर। और महेश फालिनकर जो होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत खास दोस्त होता है, बचपन का दोस्त होता है। जब पुलिस उसको उठाती है, गिरफ्तार करती है, उसके साथ जब सख्ती से पेश आती है तब वो कहानी बताया था। भायंदर के उस कमरे में लेके जाते हैं। भायंदर का कमरा यानी कि एक जगह थी, फ्लैट था, मुकुंद जगह थी भायंदर में, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उस महिला को मारते हैं। मारने के बाद जो कटर मशीन होती है, कटर मशीन से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को फ्रीज के अंदर पैक कर देते हैं। बाकी जो बड़े टुकड़े बचते हैं उन टुकड़ों को बसई खाड़ी लगती है। उस बसई खाड़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। उस खाड़ी में, उस पानी में यानी कि वो उसके लाश के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। जो पुलिस अब उस टुकड़ों को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टुकड़े आसानी से हाथ नहीं आते। और पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो आखिरकार इसमें एक दो नहीं बल्कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसका ड्राइवर कुंदन भंडारी, उसका बचपन का दोस्त महेश फालिनकर और उसका एक और साथी होता है राजेश पाटिल, ये इनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें जेल भेज देती है। ये व्यक्ति जिसको हाल ही में अभी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया था, उसी व्यक्ति ने एक महिला यानी कि अपनी प्रेमिका के, जो कि शादीशुदा होती है, वो खुद भी शादीशुदा होता है, जब इससे पूछा जाता है कि इसका कत्ल क्यों किया तो उसने कहा कि लगातार शादी का दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी, और मैं इस प्रेशर से बहुत तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था। मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। इसलिए उसका कत्ल किया, इसलिए उसकी लाश के टुकड़े किए, इसलिए उसकी लाश के टुकड़ों को जब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे तो फिर फ्रीज के अंदर उन्हें पैक कर दिया था। लगभग 22 महीने के बाद इस घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जो राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त था वो व्यक्ति कातिल हो सकता है, और कत्ल भी उसने इतना भयानक रूप में किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कई बार जो अपनों से धोखा किया जाता है उसके बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर भी आपको वफाई मिलेगी, आपके साथ बाहर भी धोखा ही हो सकता है। इसलिए किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। इस महिला ने अपने पति, अपनी बेटी को धोखा दिया और धोखे की कीमत इसको इस तरह से चुकानी पड़ रही है। लेकिन ये बताया जाता है कि आज भी इस केस को लड़ने में उसका पति ही पूरी मदद कर रहा है, पूरी ईमानदारी से के साथ अपनी पत्नी को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है।